आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो उन क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है। ए मैट्रिक्स जो है बेटा किसके बराबर है। ए मैट्रिक्स आपकी बराबर है -1 2 3 4 5 7 5 3 4, इसके बराबर है। तो आपको जो है बेटा क्या शो करना है, आपको ये चीज शो करना है कि आपका ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। क्या दोस्त, एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए से करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो, ए मैट्रिक्स के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हो, लेकिन अब हमें समझना है कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। अगर आप इसका डीप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप लोग मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहां पर मैंने माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, एडजॉइंट, सब कुछ कोफैक्टर, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है। वीडियो बहुत छोटा सा है, जाके देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी मैं निकालना सिखा दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारी क्लियरिटी आपको एक साथ मिल जाएगी। चलो, एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का मतलब क्या होता है। किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का ये मतलब होता है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर दो। क्या करना है, सबसे पहले जिस भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालना चाहते हो, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना है उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, मतलब जिस जिस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी उस पे उसको लिख देना है। लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। और सुनो, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आप सबको बताया है वो कुछ ये बताया है कि ए आई जे, जिस भी पोजीशन, ये आई होती है बेटा आपकी क्या, आई होती है आपकी रो की पोजीशन, जे होती है आपकी कॉलम की पोजीशन। तो आप किसी भी एलिमेंट का अगर क्या निकालना चाहते हो, कोफैक्टर निकालना चाहते हो, तो वो कैसे निकलता है, -1 की पावर आई प्लस जे, जो भी उसकी रो प्लस कॉलम पोजीशन होगी, MIJ, उसके माइनर से उसे मल्टीप्लाई कर दो। माइनर निकालो, माइनर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको जो है बेटा क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका प्यारा सा कोफैक्टर। क्लियर हो गया। तो चलो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपने इस फर्स्ट वाले एलिमेंट की, A11 की। किसकी बेटा, A11 की, A11 है ना बेटा। A11 कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की निकालेंगे, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। कैसे निकलेगा, -1 की पावर, रो पोजीशन क्या है 1 + 1, और M11 है ना बेटा, MIJ ना, तो M11। ठीक है, -1 की पावर कितना आएगा 2। एक बात याद रखना बेटा, क्या, अगर आपकी -1 की पावर अगर इवन नंबर आए तो वो 1 के बराबर होता है। इवन नंबर का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10। अगर ऐसे 2 के मल्टीपल में अगर -1 की पावर आती है तो हमको 1 मिलेगा। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर आती है, यानी कि 1 3 5 7, वो नंबर जो बेटा 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर आएगा, तो आपको जो है आंसर क्या मिलेगा, -1। आपको ये चीज हमेशा बेटा क्लियर रखनी है अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि ये कई क्वेश्चनों में, मैट्रिसेस के क्या, बहुत से क्वेश्चनों में आपके काम आएगा। तो इस बात को बेटा ध्यान रखना। अगर आप पुरानी वीडियोस को भी देखोगे, जो पुराने क्वेश्चंस मैंने आप सबको सॉल्व करवाए फर्स्ट से लेके 14, उसमें भी कई बार मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। तो चलो अब यहाँ देखो, अब आप लोग क्या निकालोगे, आपको ये निकालना है, ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि -1 की पावर 2, जो कि मुझको क्या मिलेगा 1, मल्टीप्लाई। अब निकालेंगे हम लोग M11। M11 कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट का आंसर ही हमारा क्या होगा, उसका माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, 5 7 3 4, 5 7 3 4, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। 1 मल्टीप्लाई 5 चौक 20 -21 है ना, 5 चौक 20 आती है 21, तो यानी कि -1। दैट्स इट। तो ये लो, आपका A11 जो है बहुत प्यार से कैलकुलेट हो चुका है। चलो अब हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से अपना A12। अब A12 कैसे निकलेगा, A12 -1 की पावर 1 + 2, M12। 1 + 2 कितना हो गया बेटा 3, 1 + 2 कितना हुआ 3, यानी कि बेटा -1 की पावर क्या आ गई, ऑड नंबर आ गई, तो मुझको क्या मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई। अब हम लोग निकालेंगे M12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 7 5 4, ये बचेगा ना 4 7 5 4।
4754 यानी कि -1 मल्टीप्लाइज 4 चौक 16 माइनस 7 पंजे 35 और 16 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा? 35 में से 16 माइनस करोगे तो आएगा 19, ये प्लस का 19 आएगा, ये आएगा बेटा -19 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 19 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस प्रकार से फिर आप लोग निकालोगे अपना A13। A13 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 + 3 M13, ये तो हो जाएगा आपका 1। चलो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 4 5 5 3, 4 तियां 12, 55 25। अब 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -13, क्योंकि वो तो 1 रहेगा ना, 1 रहेगा तो पॉजिटिव हो रहेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा -13। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ऐसे आपको क्या बेटा, आपका A11 A12 A13 A12 A13 निकल गया। अब निकालोगे A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इस एलिमेंट की पोजीशन का कोफैक्ट वो निकालोगे A21। ठीक है, अब A21 आप कैसे निकालोगे? तो सुनो फिर से वही, -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 2 + 1 कितना हुआ? 3, यानी कि ऑड नंबर क्या मिलेगा? -1। अब यहाँ आओ, अब क्या करना है? यहाँ देखो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे, तो क्या बचेगा? 2 3 3 4। क्या बचेगा? 2 3 3 4। देखो ना, 2 3 3 4 बचेगा फर्स्ट, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद 2 3 3 4। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करो, 4 2 जा 8, -1 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 -9, यानी कि -1 आएगा, माइनस माइनस +1। देखो ना, यहाँ से मिलेगा मुझे -1, यहाँ मिलेगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आपका जो है A21 भी आ गया। अब देखो, अगर मैं ऐसे सारे, अब देखो मेरे हिसाब से क्या है, मैंने बहुत बेसिक से आपको ये समझा दिया है कि आपको ये कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब देखो, ऐसे आप लोग A22 निकाल लोगे, मैं निकाल नहीं रहा, मैं आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूँ। A22 आपका आएगा -19, फिर A23 निकालोगे, A23 कितना आएगा? 13, A31 कितना आएगा? A31 आएगा आपका -1, A32 कितना आएगा आपका? 19, A33 कितना आएगा आपका? -13। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे अपने कैलकुलेट कर लेने हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बेटा देखो, मैंने आपको ये पूरा लॉजिक समझा दिया, वही करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाने के बाद आपको जो है उसका माइनर मिल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, जिस प्रकार से मैं करता आया हूँ। अब देखो, अब मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है बन के तैयार हो गई है। ध्यान से देखते जाना दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरी जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई है। पहला एलिमेंट क्या आया? -1, फिर 19, फिर आया बेटा आपका A13 कितना है? -13, A21 कितना है आपका? 1, A21 कितना है आपका? 1, A22 कितना है आपका? -19, A23 कितना है आपका? 13, A31 कितना है आपका? -1, 19 -13। देखो ना, यही आया। देखो, ये मिल गई है बेटा आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गई है? कोफैक्टर मैट्रिक्स में किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसी मैट्रिक्स का मैं क्या कर दूंगा, इसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मुझको क्या मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा मेरा क्या? मेरा मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मुझको क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है बेटा किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। अब सुनो, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होने का क्या मतलब है? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज होने का ये मतलब है कि रो के एलिमेंट को कॉलम बना दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। बस यही करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। दैट्स इट, ये निकल चुका है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर कर दिया है। अब देखो करना क्या है,
अब आगे क्या करना है? आगे मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा a मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ a किसके बराबर रहने वाला है? 0 के बराबर रहने वाला है। तो चलो अब उसकी कैलकुलेशन बेटा थोड़ी लंबी होगी, वहाँ पे हमें दोनों मैट्रिक्स के लंबे-लंबे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो हम पहले थोड़ी-सी जगह बनाएँगे, उससे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और क्वेश्चंस को अच्छे से बेटा इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी और पेन में। पेन और कॉपी निकाल के। पेन और कॉपी में बोल दिया मैंने। पेन में कैसे सॉल्व कर सकते हो ना, वही जाहिर सी बात है, थोड़ा मुंह से निकल जाता है फ्लो फ्लो में। चलो आप लोग यहाँ देखना। हाँ चलो हम्म, चलो अब देखो ए मैट्रिक्स के आपको आपको क्या प्रूफ करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आपका ए मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए जो है किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो ए आपका क्या है? -1 2 3 4 5 7 5 3 4। अब एडजेंट ऑफ ए क्या है आपका? एडजेंट ऑफ ये रहा -1 1 -1 19 -19 19 -13 13 -13। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब क्या करना है आपको? ए को एडजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है और इसको किसके इक्वल दिखाना है? 0 के इक्वल दिखाना है। ओके। अब देखो करेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको अच्छे से सिखाया। नहीं आता तो भाई मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बहुत डीप में बेटा मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रखा है। लेकिन अगर तब भी नहीं आता, भाई बेसिक से कराएगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखो भाई, देखो पेपर ऐसे सॉल्व करवाऊंगा ना कि भाई तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत ही ना पड़े, कहीं से कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ वीडियो देखो लेक्चर की, पीवाईक्यू की, सारा काम हो जाएगा। देखो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करते हैं? जो मैट्रिक्स पहले लिखी है, थोड़ा लंबा जाएगा ना तो थोड़ा बड़ा बना देते इसे। हाँ, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना, इससे ना अच्छे से मैं आपको एक एक चीज करके दिखा सकूं। हाँ ठीक है। अब देखना ध्यान से। हाँ, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट पहली वाली मैट्रिक्स की रो को पकड़ेंगे, सेकंड वाले की कॉलम को। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से। रो और कॉलम ऐसे लेना है। 2 मल्टीप्लाई 19 प्लस 3 मल्टीप्लाई -13। ये हो गया पहला एलिमेंट। अब दूसरा एलिमेंट देखो, अब दूसरा एलिमेंट देखो। अब देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस -19 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 13 से। क्लियर? अब आगे आ जाओ, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से -1 की मल्टीप्लाई -1 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 19 से, आराम से 3 की मल्टीप्लाई -13 से, 3 की मल्टीप्लाई -13 से। अब इसी प्रकार से यहाँ आपको करना है सेकंड रो। अब देखो बेटा, पहली रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। अब सेकंड रो को पकड़ोगे, इसकी रो ही पकड़नी है। इसकी क्या पकड़नी है? रो ही पकड़नी है। ए पहले लिखा है तो ए को पहले लिखा है। ठीक है। अब सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1, फिर 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस 5 मल्टीप्लाई 19, फिर 7 मल्टीप्लाई -13। फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई -19, 7 मल्टीप्लाई 13। सेकंड रो को 4 मल्टीप्लाई -1, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, प्लस 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस 7 मल्टीप्लाई -13। अब इस प्रकार से यहां भी करना है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई -1, 5 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई -13। क्लियर?
अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई -19 प्लस 4 मल्टीप्लाई 13। देखो ना, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करा, ठीक है। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस, ये सेपरेशन है भाई, वो देख लेना। 5 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 19 प्लस 4 मल्टीप्लाई -13, 4 मल्टीप्लाई -13। चलो अब एक एक करके इन एलिमेंट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो कम ही जगह में हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स को निकालते हैं। देखो इनके एलिमेंट्स अब क्या क्या निकल कर आएंगे। पहला देखो, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 19 दूना 38 होता है, 13 तिया 39, यानी कि माइनस का 39, प्लस माइनस माइनस यानी कि -39। अब प्लस माइनस माइनस 38 में से 39 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा आपका 1, बड़ी वैल्यू का माइनस साइन है तो 0। पहला एलिमेंट मेरा 0 आ गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ की कैलकुलेशन करते हैं। पहला आ गया -1, 19 दूना -38 प्लस 13 तिया 39, प्लस माइनस माइनस 39 में से 38 गया, आएगा 1, बड़ी वैल्यू का प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 0। इस प्रकार से ये भी कैलकुलेट करो, प्लस का 1, 38 माइनस 39 प्लस माइनस माइनस, तो -1 0। इस प्रकार से इसको भी कैलकुलेट करोगे, आएगा 0। ऐसे इसको भी बेटा कैलकुलेट कर लोगे। भाई देखो ज्यादा टाइम जाएगा, मैं देखो फटाफट आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही करना है, जैसे मैं ऊपर में करता हुआ आया। इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 0, इसको सॉल्व करोगे 0, देख लो ना, माइनस का 5 मैं करके दिखा दे रहा हूँ ना। 13 19 तिया 19 3 सा बेटा होता है आपका 57, यानी कि -5 प्लस 57, 13 चौके 52 प्लस 52, माइनस का 52 सॉरी, प्लस माइनस में माइनस का 13 है ना, प्लस माइनस माइनस यानी कि -52 प्लस माइनस माइनस 57 में से 52 माइनस करोगे तो आएगा आपका 5, प्लस माइनस माइनस 0। इस प्रकार से ये एलिमेंट भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और ये बेटा क्या है, जिस एलिमेंट के, जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 होते हैं बेटा, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है आपकी, 0 मैट्रिक्स होती है। तो आपने क्या दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि आपका A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A बराबर किसके आ गया, 0 के बराबर आ गया। यही तो आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ डन। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, और 5 नंबर अपने पक्के कर लेने हैं। ओके चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 को देखते हैं। ओके ये सब ABC पार्ट में, लेकिन मैं क्वेश्चन को ऐसे बोल के करा रहा हूँ, लेकिन है BCS दिसंबर 2023 के पेपर के सारे क्वेश्चन हैं ये। ओके चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 तो हो गया ना, 16 को देखते हैं। आपको क्या वेरीफाई करना है कि आपको एक फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग, ln को बेटा हम लोग लॉग बोलते हैं, लॉग 1 अपॉन में x हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ई। अब ये लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब है, लोकल मैक्सिमा मतलब आपकी x की ऐसी वैल्यू जिसपे क्या हो, मेरे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आए। इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बेटा किस पर आएगी, किस पर आए, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट ई पर आए। ये चीज मुझको क्या करना है, शो करना है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अगर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं तो आप इजीली क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो भी मैं बेटा स्टेप वाइज आपको सिखाता हूं कैसे करना है। सबसे पहले देखो बेटा, इधर देखो, आपको ये जो फंक्शन दिया है ना, ये दिया है ln ऑफ 1 अपॉन में x, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव आपको नहीं पता। आपको ये चीज मालूम है कि अगर मैं अपने log x का, ln को बेटा log बोलते हैं, log x का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझको क्या मिलता है, 1 अपॉन में x। log x का डेरिवेटिव करने पर क्या मिलता है मुझको, 1 अपॉन में x। लेकिन मुझको log 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करना नहीं आता, मुझे केवल log x का डेरिवेटिव करना आता है। इसलिए मैं इसको क्या ले जाऊंगा, इस x को ऊपर ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा बेटा, ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ बेटा जब x रहता है तो डेरिवेटिव करने का, डेरिवेटिव का मुझे आंसर पता होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, इस फंक्शन को ln 1 अपॉन में x को क्या लिख सकता हूं, ln, जैसे इस x को ऊपर लेकर जाऊंगा
तो x की पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। फिर से सुनो बेटा, जैसे ही मैं इस x को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये जो x की पावर है बेटा किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन बदलने से क्या होता है, पावर का साइन बदलता है। अगर किसी नंबर को आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हो तो आपके नंबर की पावर, जो भी पावर होगी, जिसके साथ कोई पावर नहीं होती उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। कोई भी पावर हो उसका साइन बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं। चलो अब देखो, एक लॉग की ना खास बात है, ध्यान रखना। लॉग की खास बात क्या है, वो उड़ते हुए परिंदे को पता है क्या है, अपने कदमों में ला देता है। फिर से, उड़ते हुए परिंदे को कहाँ लाता है, अपने कदमों में ले आता है। समझ आई मेरी बात? तो देखो, उड़ते हुए परिंदे का क्या मतलब है, जो ऊपर उड़ रहा है, लॉग फंक्शन से ऊपर की तरफ उड़ रहा है पावर की फॉर्म में, उसको क्या करेगा, अपने कदमों में गिरा देगा। लॉग फंक्शन की ये खास बात है, आपको ये याद रखना है। तो जैसे बेटा ये -1 लॉग को रास नहीं आएगा कि उससे ऊपर की उड़ रहा है, क्या करेगा, इस -1 को अपने आगे गिरा देगा। तो ln ऑफ 1/x जो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ln x के, है ना बेटा। ये -1 कहां पर आ गया, आगे आ गया। -1 की मल्टीप्लाई बेटा ln x से हो गई, तो वो क्या हो गया, माइनस ln x। ठीक है, तो देखो अब जो मेरा फंक्शन है मुझको क्या मिल गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln माइनस ln x। ये क्या बन गया, माइनस ln x प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ln x। क्यों बेटा, इधर देखो ना, ln x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, ln x की जगह पे ln 1/x की जगह पे जब मैं माइनस ln x रखूंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना, तो प्लस माइनस माइनस, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो बेटा सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस में रहेगा, ये पूरा माइनस में रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन लगा दिया एक्स स्क्वायर के साथ। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्लियर है बेटा, सब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बेटा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। आपको मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालो तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखो, इधर ध्यान से देखना। आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक एक्स स्क्वायर और एक ln x। दो अलग अलग फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मुझे क्या करना है, उनका डेरिवेटिव करना है। 1 का डेरिवेटिव किया, अब इन दोनों का डेरिवेटिव करूंगा, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ln x। डेरिवेटिव किया था 1 का, माइनस 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब इधर देखो माइनस, अब मैं क्या करूंगा, देखो दो जब अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आते हैं तो मुझे उनका डेरिवेटिव करने के लिए लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, तो इधर देखो, पूरा आंसर ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि बेटा जो भी इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा उस पूरे के साथ माइनस साइन रहने वाला है, तो माइनस साइन को मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा के ले लिया। करते क्या है, पहले लास्ट वाला फंक्शन जो है, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक ln x फंक्शन है, देखो ध्यान से, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक ln x फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ln x फंक्शन को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव करना है बेटा किसका, एक्स स्क्वायर का, पहले वाले फंक्शन का, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, बिल्कुल नहीं छेड़ना। ओके, प्लस अब क्या करना है भाई, तेरा डेरिवेटिव हो गया ना एक्स स्क्वायर, तू पीछे रहे। अब ln, अब देखो, अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, ln x का, मतलब बाद वाले का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, समझ में आ गया, चलो अब निकालते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब क्या बेटा, कुछ नहीं। अब 0 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, जो चीज है ही नहीं उसको लिखने का क्या फायदा। ln x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x, है ना। 2 कैसे करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अगर x की पावर n रहती है तो उसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। पावर को आगे ले आते हैं, पावर को आगे लाके पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 में से एक नंबर माइनस हो जाएगा, तो 2x की पावर 1 जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 2x के, प्लस एक्स स्क्वायर। और जब बेटा आप ln x का डेरिवेटिव करते हो, ln x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1/x। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका f ऑफ x, f डैश x। ठीक है, f डैश x आपने बहुत प्यार से निकाल लिया, जो कि क्या निकल कर आया, ये x से एक x कट जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस ln x 2x प्लस x, एक x बचेगा ना नीचे। क्लियर हो गया भाई, ये आ गया आपका डेरिवेटिव।
क्लियर है? ये आ चुका है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है x प्लस एल एन एक्स 2x। ठीक है, चलो ये आपका एफ एक्स आ चुका है। चलो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे अपना क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, जहां पर आपका डेरिवेटिव जो है किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। चलो अब उस चीज को निकालते हैं। चलो पहले थोड़ी जगह बनाते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अब मैं क्या करूंगा, इधर देखो, अब मैं फाइंड करूंगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट, अब क्या निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने का सेम तरीका पता है क्या, सबसे आसान तरीका, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो। क्या बेटा, एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है, उस पॉइंट पे जो आपका डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए अपने एफ डैश एक्स को किसके इक्वल ले लेना है, 0 के इक्वल ले लेना है। चलो अब अपने एफ डैश एक्स को हम किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर एल एन एक्स 2x प्लस एक्स, 0 के इक्वल। अब ये माइनस का साइन देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में। अब 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, वो भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो माइनस साइन को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो एल एन एक्स 2x प्लस एक्स, अब ये प्लस का x है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का x। ठीक है बेटा, अब देखो ये 2x जो है बेटा किस में है, मल्टीप्लाई में है। 2x किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। x से x कट गया, क्या बचा, -1/2, ऊपर आएगा 1, नीचे बचेगा 2। x से x, सेम नंबर से सेम नंबर को काटने पर क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। तो 1 -1, माइनस का साइन है तो -1, और नीचे बचा 2, तो -1/2। तो देखो आपको क्या मिला, चलो ये मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ, अब आपको क्या मिला है, आपको मिला है आपका ln x इज इक्वल टू 1 -1/2। क्या मिला है बेटा, ln x इज इक्वल टू -1/2। लेकिन बेटा क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट यानी कि लोकल मैक्सिमा बेटा आपकी ऐसी वैल्यू, आपकी किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। तो यहां से मुझे कैलकुलेशन करके क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो एक बात आपको, एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान में रखनी है लॉग की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब आप एक साइड से लॉग हटाते हो ना, तो दूसरी साइड लग जाती है एक्सपोनेंशियल की पावर। जब आप लॉग को हटाते हो, यहाँ से अगर मान लो आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको लॉग हटाना पड़ेगा, और जब आप लॉग को हटाते हो ना तो दूसरी तरफ बेटा एक्सपोनेंशियल आ जाता है विद पावर। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से लॉग को हटाओगे, क्या होगा, जो भी नंबर है बेटा वो कहाँ चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में। फिर से एक ध्यान रखना, जब भी हम लॉग को हटाएंगे तो जो दूसरी साइड में जो भी नंबर होगा वो किस में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में, और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर देखो, x इज इक्वल टू, मुझे भाई x की जो ई की जो पावर है ना, माइनस में रास नहीं आ रही। मैंने क्या बताया, पोजीशन बदलने से क्या होता है, पावर का साइन बदलता है। तो जैसी बेटा मैं क्या करूंगा, इस नंबर को नीचे लेके जाऊंगा, क्या करूंगा, इस नंबर को नीचे लेके जाऊंगा, तो इसकी पावर का जो साइन है बेटा वो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में ई की पावर 1/2। और किसी की पावर 1/2 होने का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। क्या होता है बेटा, किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √e। क्या लिख सकता हूं बेटा, √e। तो देखो मेरा क्रिटिकल पॉइंट वो निकल के आ चुका है, x इज इक्वल टू 1/√e। लेकिन एक काम अभी भी बाकी है, मुझको ये पता करना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। डेरिवेटिव तो बेटा लोकल मैक्सिमम पे भी 0 होता है, मिनिमम पे भी 0 होता है, लेकिन ये जो वैल्यू है बेटा क्या है, ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डबल डेरिवेटिव। क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। अगर आपका डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट, डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकाल रखा है उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। दोबारा से डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करो, x की जगह पे अपनी क्रिटिकल वैल्यू पुट करो। ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, इसको पुट करने के बाद अगर आपका फंक्शन रहा नेगेटिव, अपोजिट अपोजिट सोचना है, अपोजिट सोचना है। अगर आपका फंक्शन रहा नेगेटिव, तो x की जो वैल्यू है बेटा वो हो जाएगी लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा,
पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा। अपोजिट सोचना है, क्या सोचना है बेटा? अपोजिट सोचना है। अब ये जो x इज इक्वल टू अंडर 1/√e है, ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है? अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने एफ डैश एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। एफ डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव बेटा कितना आया था? माइनस अंडर रूट के ब्रैकेट के अंदर ln x 2x प्लस एक्स। चलो अब इसका डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे, माइनस की जगह पे माइनस रहने दो। अब देखो यहाँ पे फिर से बेटा देखो, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फिर से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। पहले 2x को एज इट इज रखा, ln x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 1/x प्लस, अब ln x को एज इट इज रखा, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 2। देखो कैसे, इधर देखो 2x का डेरिवेटिव 2 कैसे आएगा? 2x का जब आप डेरिवेटिव करोगे, 2 तो कांस्टेंट है, चल बाहर निकल। 2 तो कांस्टेंट है ना, जो नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उसको बाहर निकालो, उसका कोई काम ही नहीं है ना भाई। डेरिवेटिव तो बेटा एक्स वाई एक्स स्क्वायर 2x इन सब का होता है ना। तो चल भाई एक्स 2 बाहर निकल, क्या बचेगा? x d के साथ मिलकर dx अपॉन dx, dx से dx कटेगा, क्या बचेगा? 1, 2 1 जा 2, 2 लिख दिया, प्लस x का डेरिवेटिव अलग से करोगे तो क्या आएगा? 1। तो यानी कि आपका f डबल डैश x जो दोबारा से आपने डेरिवेटिव किया वो क्या आया? x से x कटा तो आया 2 प्लस ln x 2 प्लस 1, 1 प्लस 4 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 ln x। अब आप x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? x की जगह पे अपना क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे, -3 प्लस 2 ln 1/√e। अगर आप लोग ध्यान से एक बात को देखो, क्या देखो कि आपका f ऑफ डबल डैश x जो बेटा कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इस साइन की वजह से कैसा आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। सो आपका जो f डबल डैश x है वो क्या है? इज नेगेटिव। और कोई भी नंबर नेगेटिव कब होता है? कोई भी नंबर नेगेटिव तब होता है जब वो 0 से छोटा होता है। जो नंबर 0 से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो 0 से छोटे होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये नंबर जो है बेटा नेगेटिव है, तो मतलब क्या? आपका जो एफ डैश एक्स है बेटा वो क्या है? 0 से लेस देन है। एफ डबल डैश एक्स यानी कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है एट क्रिटिकल पॉइंट वो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/√e। अपोजिट सोचना है, नेगेटिव पे लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव पे लोकल मिनिमा। अपोजिट याद रखना, अपोजिट सोचना है। क्या हो जाएगा? इज अ लोकल मैक्सिमा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हेंस प्रूफ, तो मैंने इसको बहुत प्यार से प्रूफ कर दिया है आपको, अच्छे से एक एक चीज समझा समझा कर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, जो कि आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। यानी कि आपको दो लाइन दी है, दो लाइन की इक्वेशन दी है, वेक्टर इक्वेशन दी है। ठीक है, दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन देकर वो आपसे क्या पूछ रहा है? उन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा किसका? b1 क्रॉस b2 के साथ, फिर अपॉन में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन एक सेकंड, यहां पर आपको देखो बेटा क्या क्या देखने को मिल रहा है। आपको एक चीज देखने को मिल रही है बेटा, क्या? a2 वेक्टर, a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर। अब ये सब क्या होते हैं? पहले इन चीज को समझो कि हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन वेक्टर हमारा a1 होगा, कौन हमारा b1 होगा, कौन हमारा a2 होगा, कौन हमारा b2 होगा। तो इधर देखो, जनरली हम अपनी पता है अपनी लाइन की वेक्टर इक्वेशन को, एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन को लिखने का एक तरीका जो है ये है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। यानी कि जब जो भी कांस्टेंट नंबर जिसके साथ, जिस वेक्टर के साथ आपका कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होगा, टी लैम्डा कुछ भी दे देगा आपको, एम म्यू कुछ भी दे सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जिस भी वेक्टर के साथ आपका कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होगा बेटा वो होगा आपका बी वेक्टर, और जो सिंगल सबसे पहले लिखा होगा वो होगा आपका ए वेक्टर। तो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, इस जगह पर ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन आपके सामने ये रही, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो यहां से मुझे मिलेगा a1 b1, पहली इक्वेशन है ना, तो इससे मिलेगा a1 b1 और इससे मिलेगा a2 b2। क्लियर है? बस आपको ये बात याद रखनी है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ बात आप एक ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो इधर,
इस वेक्टर के साथ देखो कौन मल्टीप्लाई में है, इस वेक्टर के साथ टी मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा b1 है और ये सिंगल है तो ये a1 है। इसी प्रकार से ये हमारा a2 है, इसके साथ टी मल्टीप्लाई में तो ये b2 है। समझ में आ गया? तो आपका जो a1 वेक्टर है बेटा वो क्या है, 3i कैप प्लस 4j माइनस 2k, और b1 वेक्टर क्या है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर a2 क्या है, i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। b2 वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका b2 वेक्टर है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? a1 b1 a2 b2 दोनों चारों चीजें निकाल ली। अब चारों चीजों को निकालने के बाद आपको क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। पहले निकालेंगे हम a2 माइनस a1 वेक्टर, यानी कि a2 वेक्टर को क्या करेंगे, a1 में से माइनस करेंगे। तो a2 माइनस a1 वेक्टर कैसे आएगा, तो इधर देखो, सबसे पहले हम इस चीज को निकालते हैं। a2 माइनस a1 कैसे आएगा, a2 वेक्टर को पहले लिखो, a2 पहले लिखा ना, तो i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप माइनस a1 वेक्टर को माइनस करना। माइनस साइन क्या आएगा बेटा, माइनस साइन पूरे a वेक्टर के साथ आएगा, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा के लूंगा। समझ में आया मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये जो माइनस का साइन है बेटा क्या है, ये पूरे a1 वेक्टर के साथ है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पूरे a1 वेक्टर के साथ माइनस साइन लूंगा। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन बेटा कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, आई वाला आई वाले से माइनस होगा, जे वाला जे वाले से माइनस होगा, के वाला के वाले से माइनस होगा, दैट्स इट। जिसके आगे कुछ नहीं होता बेटा उसके आगे क्या होता है, 1। तो देखो 1i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप प्लस माइनस 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 3i कैप प्लस माइनस 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 4j कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 2k कैप। समझ में आ गया भाई? मैंने साइन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया भाई, साइन देखो सबके साथ लगेगा, सारे एलिमेंट्स के साथ लगेगा, ये बात याद रखना। 1 माइनस 3 कितना आएगा आपका, माइनस 2i, है ना। एक में से 3 माइनस करोगे बेटा कितना आएगा, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, कितना आएगा 2, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस। जे वाले में से जे वाले को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 4 11 यानी कि माइनस 11 जे, क्योंकि बड़े वाले बड़े के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। माइनस का 2k प्लस का 2k कट के 0 हो जाएगा, यानी कि 0k क्या, यानी कि आपका a2 माइनस a1 का वेक्टर जो है बेटा क्या आ गया, ये भाई a2 माइनस a1 क्लियर हो गया, a2 माइनस a1 क्लियर हो गया, नहीं हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं अपने b1 क्रॉस b2। अब देखो ये तो बेटा a2 माइनस a1 निकल के, अब हमें निकालना b1 क्रॉस b2, यानी कि बेटा b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो चलो अब इनके बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका पता है क्या है, इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर लो। फिर से, दो वेक्टर के बीच में बेटा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस वाला प्रोडक्ट करने का बेटा सिंपल सा तरीका क्या है, उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर लो, दोनों वेक्टर को, b1 वेक्टर को b2 वेक्टर को, और इनको प्यार से सॉल्व कर लो। तो देखो अब हम निकालेंगे अपना b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब वो कैसे निकलेगा, इधर देखो क्या करना है, इनको डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लो, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तीनों बेटा तीनों वेक्टर में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, b1 वेक्टर के एलिमेंट्स को उठाओ, किसको उठाओ बेटा, b1 वेक्टर के एलिमेंट्स को उठाओ। तो पहला एलिमेंट क्या है, -1, दूसरा एलिमेंट क्या है, प्लस का 2, तीसरा एलिमेंट जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। क्लियर? अब b2 वेक्टर के एलिमेंट को उठाओ, तो i के साथ कौन है, 1 3 और 2। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। देखो ना, -1 2 और 1, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ हम कौन लेते हैं, कौन मल्टीप्लाई में होता है, जिसके साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। और b2 वेक्टर 1 3 और 2, ठीक है। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने डिटर्मिनेंट निकालने की वीडियो अपलोड कर रखी है भाई, पिन कमेंट में दे दूंगा लिंक, आप लोग जाके क्या है उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आ जाएगा। नहीं आता यहीं देख कर आ जाएगा। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, पहले रो के एलिमेंट को लिखेंगे आई कैप, फिर
कौन सी पोजीशन है इसकी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे, क्या बचेगा? 2 1 3 2, 2 1 3 2, 2 1 3 2, ये तो होता है ना, देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उठाओगे 2 1 3 2 बचेगा। फिर सेकंड वाले एलिमेंट के साथ नेगेटिव नेगेटिव जे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो -1 1 1 और 2, -1 1 1 और 2, देखो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाने के बाद -1 1 1 और 2 प्लस के कैप, हटाओ, -1 2 1 3, -1 2 -1 2 1 3, -1 2 -1 2 1 3, -1 2 1 3, है ना। चलो अब बेटा सॉल्व करते हैं इसको। 2 2 जा 4 -3 -2 -1, देखो ना, प्लस माइनस माइनस, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -2, फिर -1 1 जा 1 और माइनस का साइन, प्लस के कैप -3 -2। ठीक है बेटा, देखो ना, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो -2, 2 1 जा फिर माइनस, 2 1 जा 2। समझ गए? अब यहाँ देखो, ये तो आ गया आपका आई कैप, माइनस माइनस ये आ जाएगा बेटा आपका -3, माइनस का जे मल्टीप्लाई -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि +3 जे कैप, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 5 प्लस 5 के कैप। यानी कि आपका जो बेटा B1 क्रॉस B2 वेक्टर है वो क्या गया है? वो आपका आ चुका है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। समझ आ गया भाई? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? B1 क्रॉस B2 वेक्टर मेरा कैसे आया, सबको क्लियर हो गया? अब चलो, अब ये चीज निकल गई, ये चीज निकल गई। अब बेटा B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्या निकालेंगे? मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस निकालने का तरीका क्या है? मॉड्यूलस निकालने का सिंपल सा तरीका है बेटा, क्या? अंडर रूट के अंदर आई वाले पार्ट का स्क्वायर, जो भी आई के साथ नंबर है उसका स्क्वायर करना है। आई के साथ कौन है बेटा? आई के साथ कौन है नंबर मल्टीप्लाई में? 1, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई? B1 क्रॉस B2 वेक्टर का बेटा आपको क्या निकालना है? आपको मॉड्यूलस निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपका ये आया। इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए क्या करोगे? आप अपने नंबर्स का स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट के अंदर डाल दोगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, 25, यानी कि 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना होगा आपका? 10, 10 प्लस 25 35, अंडर रूट 35। तो ये बेटा आपका आ चुका है B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्या? मॉड्यूलस। चलो भाई, अब इतनी चीजें कैलकुलेट हो गई, चलो अब इनमें पुट करके बेटा इन चीजों को सॉल्व करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले वीडियो को रोकना है और बेटा इसको पूरा नोट डाउन अच्छे से करना है, ठीक है? बेशक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारे सॉल्यूशन, लेकिन तब भी बेटा मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पता है क्या, प्रॉपर चीजों को नोट करो। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर चीजों को नोट नहीं करोगे ना, तब तक जो है ना बेटा, तब तक नहीं कर पाओगे। देखो, साथ साथ नोट करोगे, साथ साथ चीजें पढ़ोगे ना, समझ में भी आएगा, एक हैबिट भी बनेगा और सब चीजें अंडरस्टैंड भी होंगी। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं करोगे, आप बस वीडियो देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर बेटा फिर वो दिक्कत करता है, फिर आप लोगों को फिर कैलकुलेशन में हर चीज में दिक्कत होगी। चलो, अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। चलो, डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? A2 माइनस A1 वेक्टर। A2 माइनस A1 हमारा क्या आया था? A2 माइनस A1 हमारा क्या आया था? ये आया था -2i कैप मॉड के अंदर, -2i कैप -11 जे कैप प्लस 0 के कैप तो हमारा 0 हो गया था ना। डॉट प्रोडक्ट करना बेटा किसके साथ? B1 क्रॉस B2 के साथ। तो B1 क्रॉस B2 क्या है आपका? आई कैप प्लस 3j कैप -5 के कैप मॉड के अंदर अपॉन में। अब आपका देखो, अब बेटा फॉर्मूले में क्या था? नीचे नीचे था B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आया? √35। कितना आया? √35 आया ना बेटा। देखो ना, ये रहा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो कितना आया था हमारा? √35 आया था। तो √35। चलो अब निकालते हैं अपनी डिस्टेंस को। सबसे पहले बेटा क्या देखो, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मैंने सिखा दिया। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो बेटा क्या करते हैं? मैट्रिसेस की फॉर्म में, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उनको अरेंज करो और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। लेकिन अगर हमें क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बहुत सिंपल, आई वाले एलिमेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई
1, आई वाले को आई वाले से प्लस जे वाले को जे वाले से प्लस के वाले को के वाले से मॉड के अंदर। अब ये मॉड का साइन आपको क्या बता रहा है? मॉड का साइन आपको ये बता रहा है ये आंसर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ऑलवेज कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो इस मॉड साइन की वजह से क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। याद करो मैंने आपको मॉड्यूलस के बारे में बताया भी था। एक क्वेश्चन जब मैं इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा था, मैं बता देता हूँ ये मॉड लगने का मतलब ही क्या होता है? मॉड लगने का मतलब ही ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो ये इसको क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। अब देखो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस माइनस -33 प्लस 0 माइनस का 35 अपॉन में √35। अब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखो ऊपर 35 को कोई नंबर बेटा, जैसे मैं 2 को बेटा 2 को मैं क्या लिख सकता था? √2 मल्टीप्लाई √2, है ना बेटा? 2 का मतलब ही क्या है? 2 को बेटा मैं बेसिकली कैसे लिख सकता था? √2 मल्टीप्लाई √2। इसी प्रकार से बेटा क्या है, मैं अपने इस 35 को भी क्या लिख सकता हूँ? √35 मल्टीप्लाई √35। क्यों? जिससे मैं नीचे वाले √35 को काट सकूं। ठीक है। सिंगल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? उस नंबर को रूट में 2 बार लिख के मल्टीप्लाई ऐसे करके लिख सकता हूँ। जैसे मैं 2 को बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। इस प्रकार से बेटा क्या है, मैं अपने 35 को भी क्या लिख सकता हूँ? √35 मल्टीप्लाई √35। अब √35 से √35 कट गया, बचा गया √35 यूनिट। ये आ गई आपकी डिस्टेंस, ये आ गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई होप आपको फॉर्मूले के साथ ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि मुझे क्या करना है? उन सभी नंबरों का सम करना है जो कि बेटा क्या है 100 से लेके 1000 के बीच में आते हैं, लेकिन साथ साथ वो नंबर जो है क्या है बेटा 7 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे और एंड के कुछ नंबर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है? एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो देखो इधर देखो ध्यान से, इधर देखना। ये तो है भाई 100 के बीच में, फिर बेटा 100 के बाद कौन आता है? 101। 3 डिजिट का तो नंबर है, 100 और 1000 के बीच में आता तो है, लेकिन बेटा 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको बेटा सबसे पहला सा नंबर देखना है, 100 के बाद सबसे पहला सा नंबर देखना जो कि बेटा क्या है आपका 7 से डिविजिबल है। 101 को बेटा 7 से डिवाइड करके देखो, देखो ये 7 के टेबल में नहीं आता, 7 से डिवाइड नहीं होगा। सीधा जो नंबर आएगा बेटा जो कि बेटा क्या है 3 डिजिट का, 100 से 1000 के बीच में पहला नंबर जो बेटा क्या है आपका 7 से डिवाइड होगा, वो कौन है? 105। ना 101 है, ना 102 है, ना 103 है, ना 104 है। चाहे आप इनको डिवाइड करके देख सकते हो। सीधा नंबर बेटा कौन मिलेगा आपको डिवाइड में? 7 से 105। चाहे डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 पंजे 35, यानी कि 15 बार में 15 बार में नंबर जो है 7 के टेबल में आता है। कौन? 105। तो पहला सा नंबर कौन है जो बेटा क्या है 7 से डिवाइड होगा? 105। ठीक है। अब 105 के बाद कौन आएगा बेटा? 112 आएगा। क्यों? प्लस का 7। देखो ना, अगर आप 7 के मल्टीपल्स लिखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। देखो सबसे पहला मल्टीपल कौन है? सबसे पहला सा नंबर है जो बेटा कौन है? 7 अपने आप से डिवाइड होता है। उसके बाद 14, 14 और 7 में कितने का गैप है? 7 का गैप है, +7। फिर 14 और 21 में भी कितना गैप है? +7। यानी कि बेटा अगला मल्टीपल, अगला वो नंबर जो बेटा 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? +7 होगा पहले वाले नंबर के। तो इसी प्रकार से बेटा क्या है, अब ना ही 110 होगा, ना ही 106 होगा, ना ही 107 7 से डिवाइड होगा, सीधा कौन सा नंबर होगा? 112। फिर 112 के बाद 119। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करके बेटा क्या है आपको क्या करना है? अब सबसे एंड वाला नंबर लिखना है। क्या करना है? सबसे एंड वाला नंबर लिखना है। अब क्या बेटा 1000। क्या 1000 आपका 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। फिर इससे छोटा नंबर चेक करो, 999। क्या ये आपका 7 से डिवाइड होता है? 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 19 नहीं, 7 के टेबल में 19 नहीं आता तो ये नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा। फिर इस प्रकार से आप 998 को चेक करो।
किसको चेक करोगे? 998 को। उससे भी एक छोटा नंबर चेक करोगे, क्या आएगा? 998 को चेक करोगे तो 7 एकम 7, 29, 7 चौक 28, 1, 18 भी नहीं आता तो ये भी नहीं होगा। ऐसे करते 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 बेटा क्या आपका 997 भी नहीं होगा, 994 भी 995 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, सीधा बेटा कौन होगा? 994। अच्छा बेटा 994 को डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7 आएगा आपका 2, 7 चौक 28 आएगा बेटा आपका 1, 14, 7 दूनी 14, यानी कि 142 बार में बेटा कौन सा नंबर आएगा? 994। लास्ट वाला नंबर जो बेटा 7 से डिवाइड होगा वो कौन होगा? 994। कौन होगा बेटा? 994। अब आपको क्या करना है? इन सभी नंबर का क्या निकालना है? सम निकालना है। अगर आप इन सभी नंबर्स के पैटर्न को देखोगे तो सब में बेटा कितने का डिफरेंस है? 7-7 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 7 का डिविजिबल हमको क्या है? अपने नंबर को रखना है। इनके बीच में भी 7 का अंतर, इनके बीच में भी 7 का अंतर, और अगले नंबर आने वाले भी क्या होंगे? 7 के अंतर से होंगे। तो ऐसे ऐसी सीरीज जहां पर बेटा क्या है? हर नंबर के बीच में सेम डिफरेंस होता है, हर नंबर के बीच में सेम अंतर होता है, दो नंबरों को माइनस करके बेटा सेम आंसर आता है, दो लगातार आने वाले नंबरों को माइनस करके सेम आंसर आता है, उन सीरीज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीरीज, यानी कि एपी सीरीज। और एपी सीरीज में बेटा सुनो, आपका सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या बेटा? सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। समझ में आ गई? और एक फॉर्मूला होता है बेटा an का। an क्या होता है बेटा? आपका लास्ट वाला टर्म। क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म। पहले सबको मीनिंग आपको समझा दूंगा सब क्या क्या होते हैं। और इस an का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? a प्लस n-1 डी। ठीक है, अब समझो ये a क्या है, d क्या है, n क्या है, पहले इनका मतलब भी आप लोग समझ लो जिससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। देखो, a आपका होता है एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म। जो भी आपको पहला टर्म दिया होगा बेटा वो क्या होगा? a। d आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। क्या होगा बेटा? कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो नंबरों के बीच का अंतर, दो लगातार आने वाले नंबरों के बीच में कितना अंतर है, दैट इज नोन एज डी। और ये एपी सीरीज क्यों है? क्योंकि हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है बेटा वो कैसा है? सेम है। 112 और 105 के बीच में कितना अंतर है? 7 का। इनके बीच में भी 7 का, अगले नंबर के बीच में भी 7 का अंतर रहेगा। उसके बाद एन आपका होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म, और इस नंबर ऑफ टर्म को बेटा एज अ डील कर सकते हो आप पोजीशन। जैसे 105 की जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1, यानी कि 105 की जो पोजीशन है, 105 जिस पोजीशन पर है वही क्या है बेटा? उसकी n की वैल्यू। 994 जिस पोजीशन पर है बेटा वही क्या है? उसकी n की वैल्यू। समझ में आ गई? और मैं an तो आपको समझा ही दिया है। इधर देखो, अब क्वेश्चन में देखो, आपको a दिया है, पहला टर्म दिया है 105, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो भी बहुत प्यार से निकाल लोगे। a2 माइनस a1, यानी कि बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से माइनस करना है, जो बाद में है उसे पहले लिखना है और जो पहले है उसे बाद में लिखना है और उनको माइनस कर देना है। a2 माइनस a1, यानी कि 112 में से 105 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, तो डी की वैल्यू भी पता है। an, an आपका क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है आपका? 994, लेकिन आपको n की वैल्यू नहीं दी। सम आप तभी निकाल पाओगे जब बेटा क्या पता होगा? आपको n की वैल्यू पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस an वाले फॉर्मूले के माध्यम से क्या करेंगे? अपनी n की वैल्यू को निकालेंगे। तो इधर देखो, an की जगह पे कौन आ जाएगा आपका? 994, क्योंकि सम निकालने के लिए आपको n का मान पता होना जरूरी है। और क्वेश्चन में मुझको an यानी कि लास्ट वाला टर्म दिया है, लास्ट वाले टर्म के माध्यम से मैं क्या करूंगा? अपनी n की वैल्यू को निकालूंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। an मुझको दिया 994 इज इक्वल टू a कितना दिया है? 105 प्लस n नहीं दिया, छोड़ दो, n-1, और d कितना दिया है? 7। अब देखो, ये 105 यहाँ पे प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा? तो माइनस का। n की वैल्यू निकालनी है तो n को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। अब 994 में से बेटा 105 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 889। चाहे माइनस करके देख लो, माइनस करके देख लो, 889 ही आएगा। 105 बेटा माइनस करोगे 994 में से तो। अब देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आएगा? तो डिवाइड में, डिवाइड करो, 7 1 जा 7, देखो डिवाइड कर लो ना सिंपल से, 889 को 7 से डिवाइड कर लो। भाई देखो तुम बच्चों की तरह मैं कराऊंगा एकदम। 7 दूनी 14, बचेगा 4, 7 7 49, यानी कि 127। अब ये माइनस का 1 है, इक्वल टू किधर जाएगा? तो प्लस का।
इक्वल्स टू के उधर गया तो प्लस का 127 में बेटा एक जोड़ोगे तो 128, तो यानी कि आपकी जो n की वैल्यू बेटा वो कितनी आ गई 128। चलो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले इस n की वैल्यू के माध्यम से अब क्या निकालेंगे, अपना सम निकालते हैं। ठीक है, चलो पहले थोड़ी सी जगह बना ले। हाँ, चलो अब क्या करेंगे, अब सम निकालेंगे। तो मेरा Sn जो है किसके बराबर है, Sn जो है बेटा किसके बराबर है, यहाँ देखो Sn जो है किसके बराबर है, मेरा जो Sn है वो n बटे 2, n कितना आया 128 बटे 2, फिर 2 मल्टीप्लाई a 2a प्लस n, यानी कि 128 माइनस 1 है ना बेटा, 128 माइनस 1, n माइनस 1 ना, n की जगह पे आया 128 माइनस 1 और d कितना है 7। चलो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 64, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी कि 64। 105 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 210, 127 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया Sn इज इक्वल टू 64। अब 210 प्लस 127 में बेटा 7 को मल्टीप्लाई करो, 127 में बेटा 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 889, कितना आएगा बेटा 889। अब 889 में बेटा 210 को ऐड कर दो, 210 में 889 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1099। क्या मिलेगा 1099, कब, जब 889 को आप 210 से मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या करना है, 64 को 1099 से मल्टीप्लाई करना है, और 64 को जब आप 1099 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7336। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देख लिया है 7300, ये 7000 क्या 70336 आएगा आंसर, कितना आएगा 70336। समझ गए बेटा, तो सम का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 7336। तो मैंने क्या करा, दो बेसिक फॉर्मूलों के माध्यम से एपी के कॉन्सेप्ट से मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 को, जो कि क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2। आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ द कर्व निकालना है, जिसमें क्या है बेटा, आपको y जो है किसके बराबर दिया है 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां तक 0,0 टू 1,2/3। तो लेंथ ऑफ द कर्व निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, क्या है, आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, ए से लेके बी तक, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि y का डेरिवेटिव करके क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, फिर dx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो a और b है वैल्यू है, ये a और b वैल्यू बेटा किसकी है, आपकी a x की वैल्यू है, क्या है बेटा x की वैल्यू है। हम लोग x की वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये जो वैल्यू है a और b ये होंगी किसकी, हमारी x की वैल्यू होंगी। सुनो इधर देखो, a हमारा क्या है, a हमारा होगा x की सबसे छोटी वैल्यू और b मेरी होगी x की सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी से लेके बड़ी, छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। अब चलो सबसे पहले बेटा यहाँ देखो, हमें y मिल गया, अब हमें a और b निकालना है। आपको पता है बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को बात ना, ध्यान से देखना। ये पहली वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली किसकी होती है, y की। पहली वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली होती है y की। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू 1। x की देखनी है, किसकी देखनी है बेटा, x की देखनी है, तो 0 और 1। चलो अब हम लोग को बेटा y दिया है, हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dx, क्या निकालेंगे, dy बाई dx, यानी कि इस पूरे फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में मैंने बच्चों आपको सिखाया था क्या, कि जो भी कांस्टेंट नंबर होता है बेटा उसको क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि उसका कुछ नहीं होना। कांस्टेंट नंबर को निकालो बाहर, अब डेरिवेटिव करो x की पावर 3/2 का। अब किसका डेरिवेटिव करना है, x की पावर 3/2 का। तो डेरिवेटिव बेटा कैसे होता है, तो सुनो, सबसे पहले बेटा जो आपकी पावर है, पावर है वो क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। पावर जो होती है बेटा क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और
जो भी पावर होती है उसमें से एक नंबर माइनस हो जाता है। याद करो, x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, जब x की पावर कुछ भी कांस्टेंट नंबर दी हो तो उसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है, आपकी जो पावर है वो आगे आ जाती है, उसके बाद पावर में से एक नंबर माइनस हो जाता है। जो भी आपको नंबर दिया होगा पावर में से, उसमें से क्या होगा, एक नंबर माइनस हो जाएगा। जो भी नंबर आपको पावर में दिया होगा उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा। चलो, अब 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखो क्या करना है। अब इधर देखो क्या बचा मेरा, x की पावर 3/2 माइनस 1। क्या बचा है, x की पावर 3/2 माइनस 1। अब 3/2 में से बेटा कितना माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब तक बेटा, सुनो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, जब मैं 3/2 में से -1 करूंगा, मैं इन नंबर को, इन फ्रैक्शंस को कभी तभी माइनस कर सकता हूं जब बेटा क्या हो, इनका नीचे वाला नंबर सेम हो। ठीक है, तो नीचे वाला नंबर सेम करने का केवल एक तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई बहुत बार कैलकुलेशन में सिखा चुका हूं ये चीज, ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा, और नीचे इनकी आपस में करोगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 क्या आएगा, 1 अपॉन में 2। यानी कि बेटा ये जो, ये पूरा सॉल्व करके जो आएगा बेटा, क्या आएगा, x की पावर 1/2। क्या आएगा बेटा, x की पावर 1/2। किसका बेटा आंसर, dy/dx का। किसका आंसर आएगा बेटा, dy/dx का जो आंसर है वो कितना आएगा, x की पावर 1/2। लेकिन मुझे जो अंदर आंसर चाहिए वो क्या चाहिए, dy/dx का स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, dy/dx का स्क्वायर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, dy/dx का स्क्वायर निकालूंगा। तो x की पावर 1/2 और उस पूरे का भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर। ठीक है, dy/dx मेरा क्या है, x की पावर 1/2 और उस पूरे का भी क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा, dy/dx का स्क्वायर। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्या, पावर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मेरा जो 1/2 है बेटा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। 1/2 बेटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x। यानी कि मेरा dy/dx का जो स्क्वायर है, dy/dx का जो स्क्वायर है बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। अब वो देखो यहाँ से मुझे dy/dx का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, 1 तो पता ही है, dx पता ही है, a और b पता है। चलो अब बेटा लेंथ ऑफ द कर्व निकाल लेते हैं अपनी। इंटीग्रेशन a कितना है मेरा, a मेरा 0, b मेरा 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन है देखो, अब क्या होगा इसमें, dy/dx का होल स्क्वायर आ चुका है। अब देखो क्या करना है बेसिकली, अब वैल्यू को पुट करना है अंडर रूट के अंदर, 1 प्लस dy/dx। dy/dx कितना है मेरा, dy/dx का स्क्वायर कितना है, x और dx। चलो अब 1 अंडर रूट 1 प्लस x का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो अब कैसे करना है, इधर देखो ध्यान से, ठीक है, इधर देखना ध्यान से क्या करना है। देखो अब अंडर रूट के अंदर बहुत गंदा सा फंक्शन है, 1 प्लस एक्स। छोटा सा फंक्शन होता तो इंटीग्रेशन करने में आसानी होती। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी बेटा क्या है, इंटीग्रेशन में कोई चीज गंदी सी आए, बहुत लंबी चौड़ी गंदी सी चीज लगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड से लगे, तो उसको छोटा बनाओ, उसको टी मान लो। क्या मान लो बेटा, उसको टी मान के सॉल्व करो, उसके इंटीग्रेशन को क्या मान के सॉल्व करो, टी मान के सॉल्व करो। अब देखो इधर मैं क्या करूंगा, पहले थोड़ी जगह बना लेता हूं, फिर आपको चीजें समझाता हूं। थोड़ी सी जगह बनाएंगे। अरे यार हट गया ये, मैथ्स में ना यही दिक्कत है, पता है, कैलकुलेशंस आपकी बहुत लंबी लंबी होती है, जिसकी वजह से ना क्या, थोड़ा स्पेस की नीड पड़ती है। चलो अब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा आपने 1 प्लस एक्स को, जो ये कॉम्प्लिकेटेड सा अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है, इसको क्या मान लूंगा, इसको टी मान लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू 0 से लेके 1 अंडर रूट के अंदर टी टी एक्स। अब जब ये चीज पूरी टी की फॉर्म में, तो बेटा इस एक्स को भी किस में होना होगा, टी की फॉर्म में होना होगा, तभी बेटा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। इंटीग्रेशन बेटा किनका होता है, सेम चीजों का होता है। अगर ये टी है तो इसको भी बेटा टी की फॉर्म में होना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इनको बेटा किस चीज में बदलूंगा, इनको टी में बदलूंगा। तो देखो मेरा जब 1 प्लस एक्स है बेटा वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में लाना है, सब चीजों को टी की फॉर्म में करना है, तो मैं डिफ्रेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस
एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा, dx बाई dt। एक्स को चेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और टी का डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि मेरा dx बाई dt, जीरो को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। dx बाई dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ से dx की वैल्यू को निकालो, dt यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मेरा जो dx है बेटा डायरेक्ट वो किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो मैं इस dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, dt। क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। 0 1 अंडर रूट का मतलब क्या है, टी की पावर 1/2। मैंने बताया था अंडर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर 1/2 होना। और dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, dt। अभी इस समय बेटा लिमिट को भूल जाओ, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर x की फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन पे फोकस करते हैं। चलो, t की पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इधर देखो, x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था, x की पावर n+1, यानी कि पावर में 1 प्लस कर देते थे। वही जो सेम पावर प्लस करने पर आती थी वही चीज बेटा नीचे लिख देते थे, है ना। जो भी पावर है उसमें +1 कर देते थे, फिर पावर वाले नंबर को नीचे लिख देते थे। सेम बेटा यहाँ भी मैं वही चीज करूंगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 हो गया इंटीग्रेशन। ये इसकी लिमिट नहीं है, अभी टी की लिमिट पुट नहीं कर रहा मैं, अभी बस केवल इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे लिमिट पुट करूंगा मैं। टी की पावर 1/2 + 1, बेटा 1/2 में +1 करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, है ना। 3/2 आएगा ना, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो इधर देखो 1/2 + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे इनकी आपस में करोगे तो 3/2 आएगा। चलो, अब इतना हो गया। अब इधर देखो, ये 2 यहाँ पे देखो सबसे नीचे, नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब भी बेटा डिवाइड में डिवाइड हो तो बेटा देखो सबसे नीचे वाला नंबर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। टी की पावर 3/2, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, 3 कहाँ जाएगा, नीचे, 3 रहेगा नीचे। ये जो बेटा डिवाइड के डिवाइड में जो नंबर है बेटा वो कहाँ जाता है, ऊपर उठ के आ जाता है। इस चीज को याद रखना। कैसे, जब आप टी की पावर 3/2 को 3/2 से डिवाइड करोगे, टी की पावर 3/2 के डिवाइड में कौन है बेटा, के डिवाइड में कौन है, 3/2। अब डिवाइड करना तो मुझको आता नहीं, तो क्या करना आता है, मुझको करना आता है मल्टीप्लिकेशन। और डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन का साइन कब आता है, जब आप सीधे हाथ की तरफ वाले नंबर को क्या करते हो, रेसिप्रोकल, यानी कि उलट फेर कर देते हो सीधे हाथ की तरफ वाले नंबर को। जो डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिवाइड में, ठीक है। तो देखो ये 2 जो है बेटा इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये रहेगा डिवाइड में। क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब इतना सॉल्व हो गया। अब इतना सॉल्व होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब t की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट्स की जो मैंने वैल्यू निकाली थी, ये सब किसकी है बेटा, ये सब वैल्यू x की है। किनकी है बेटा, ये वैल्यू x की है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसको इसलिए मैं क्या करूंगा, t से किस में बदलूंगा, x में बदलूंगा। चलो, तो ये x की फॉर्म में क्या आएगा, 2/3। टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + x। टी को बेटा x की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मेरा टी जो है किसके बराबर है, 1 + x के बराबर है। तो इस टी की जगह पे कौन आ जाएगा, 1 + x और उसकी पावर 3/2। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब चलो, अब हम अपनी क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे। चलो, अब थोड़ी सी मैं जगह बना लूं। इसको बेटा वीडियो को रोको, पॉज करो और नोट करो। मैं थोड़ी सी तब तक जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी जगह की नीड पड़ेगी। चलो, अब लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले इधर देखो, 2/3 तो बेटा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। 2/3 तो बेटा देखो नंबर है ना, नंबर को बाहर ले लो। पुट किस में करनी है, हमें पुट करनी है, वैल्यूज किसकी है, एक्स की है, तो पुट किस में करेंगे, एक्स की जगह पे करेंगे। तो 2/3 का कोई काम नहीं है, हमने उसको बाहर ले लिया। लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या था, सुनो। जो भी आपका फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन में आपको आंसर मिला है, उस आंसर में सबसे पहले बेटा आपको ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, माइनस फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1, 1 + 1 की पावर 3/2, ठीक है। x की जगह पे पहले क्या पुट करा, अपर लिमिट पुट करी, ऊपर वाली वैल्यू क्या आपकी 1, तो x की जगह पे 1 पुट किया, है ना। x की जगह पर आएगा ना, क्योंकि बेटा ये जो लिमिट वाली वैल्यू है किसकी है, x की है, ठीक है। माइनस, माइनस कर देंगे बेटा किससे, लोअर लिमिट से। यानी कि लोअर लिमिट का मतलब क्या है, वो वैल्यू बेटा जो क्या है, नीचे है।
0। अब x की जगह पे क्या रख देंगे 0। ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो 1, फिर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 प्लस x, x की जगह पे आ गया 0 उसकी पावर 3/2। देखो अब इधर 2/3, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर बेटा कुछ भी रहे, 1 की पावर कुछ भी रहे, 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, 1 की पावर इस दुनिया में कुछ भी हो, -1 -2 3/2 4/5 कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा बेटा क्या मिलेगा 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लो ये आ गई आपकी, क्या गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क 2/3 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 3/2 -1। इतना लिख के आ जाओगे तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अपने अपकमिंग 4 क्वेश्चन बस और बचे हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद जो है क्या है, आपका जो बीसीएस दिसंबर 2023 का पेपर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, ऐसे करके तमामों पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि पता है क्या है, बीसीए वाले पता है क्या, ये रिपीट ही करते रहते हैं क्वेश्चंस, ये रिपीट क्वेश्चंस ही आपको देते रहते हैं एग्जाम में। तो मिनिमम कम से कम आपको ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस तो करके जाने ही जाने हैं। अगर आपको पास होना है, आपकी बैक लगी है मैथमेटिक्स में, बीसीएस मैथमेटिक्स में, तो आपको कम से कम इतना तो करके जाना ही जाना है, जिससे आप नंबर भी अच्छे ग्रैब कर पाओ और पास भी हो जाओ। और अभी एक वीडियो में लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ने कौन कौन से चैप्टर हैं, किन किन चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कौन कौन चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई मेरी बात? तो उन चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप जो है अगर मान लो मैथ्स में थोड़े कमजोर भी हो ना, तो आप इतना कर सको कि पास हो सको मैथ्स में, मैथ्स को निकाल सको, ठीक है। तो भाई आपका पूरा साथ देगा, बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन प्रेस करने से आपका ये फायदा है, जब भी मैं कोई वीडियो लॉन्च करूंगा इससे रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी लेक्चर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, तो सीधा सीधा आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके आकाश भाई ने वीडियो लॉन्च कर दी है, जाके फटाफट से देख लो। ओके, चलो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। Spent all my life holding all of it closely. I played it